हेलो बच्चों, इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे क्रिस्टल जालक की संकुचन क्षमता कैसे निकाला जाता है। क्रिस्टल जालक की संकुचन क्षमता, उसके लिए हम लोग एक फार्मूला ड्राइव किए थे, 4/3 पाई आर क्यूब बट्टे ए क्यूब। ठीक, तो अगर हमको अलग अलग चीजें निकालना है जैसे BCC, FCC, ठीक, और सिंपल क्यूबिक सेल के लिए लिख देते हैं PCC, प्रिमिटिव क्यूबिक सेल। तो क्या करना है, केवल हमको यहाँ पे ए का मान लिख देना है। ठीक, सबके लिए निकल आएंगे। जैसे अगर हम PCC के लिए निकालते हैं, ए बराबर क्या होता है 2r, ए बराबर 2r, तो एक जगह पे हम 2r रख देंगे। फिर इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.52 ना, प्रतिशत में करते तो क्या करते, गुणे 100 कर देते, कितना आया था 52%। मतलब इतना स्थान घेरता है, बाकी खाली स्थान बचता है वो कितना 48%। ऐसे ही अगर हम FCC के लिए निकालते, FCC की संकुचन क्षमता, तो FCC में क्या होता 4r बराबर √2a, 4r बराबर √2a, a बराबर 4r बटे √2। तो इस a का मान कहाँ पे रख देना है हमको, यहाँ पे रख देना। यहाँ पे रखेंगे किसका, यहाँ से a का मान निकाल लेंगे, इस a का मान इस यहाँ पे रखेंगे, तब ये आपका आएगा 0.68 ना, मतलब प्रतिशत में करेंगे कितना हो जाएगा 68%। 68% क्या होगा, वो स्थान घेरेगा, बाकी 100 में से माइनस करेंगे, जो बचेगा वो उतना क्या होगा, खाली स्थान रहेगा। तो इसकी अपेक्षा इसमें कितना था 52% संकुचन क्षमता, इसकी कितनी 68 है, तो कौन ज्यादा हुआ है, तो जिसकी संकुचन क्षमता ज्यादा होगी वो इतना अच्छा क्या होगा, ठोस होगा। ऐसे अगर हम BCC के लिए निकालेंगे, बॉडी सेंटर्ड के लिए, तो BCC में क्या होता है 4r बराबर √3a, तो a बराबर 4r बाई क्या लिख लेंगे √3, 4r बराबर √3, इसको रख के सॉल्व कर लेंगे तो जो आएगा वो क्या हो जाएगा, उसकी संकुचन क्षमता। तो संकुचन क्षमता के लिए आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक, 4/3 पाई आर क्यूब बटे ए क्यूब। इससे हम सबकी संकुचन क्षमता निकालेंगे। आज हम पढ़ेंगे तत्वों के घनीय क्रिस्टलों के घनत्व, कैसे हम क्रिस्टल का घनत्व निकालते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में। क्या पढ़ना हमको, तत्वों के घनीय क्रिस्टलों के घनत्व, डेंसिटी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल ऑफ एलिमेंट। अगर हम मान लें, माना कि एकक कोष्टिका के कोर की लंबाई, एकक कोष्टिका के कोर की लंबाई स्मॉल है, एकक कोशिका की कोर की लंबाई क्या हो, स्मॉल ए है। ठीक, और एकक कोशिका, कोशिका मतलब यूनिट सेल, इकाई सेल बोल सकते हैं। एकक कोशिका में उपस्थित, एकक कोशिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या Z हो, परमाणुओं की संख्या क्या हो, Z हो। फिर एकक कोशिका का द्रव्यमान क्या हो, यम हो, एकक कोशिका का द्रव्यमान क्या हो, यम हो। ठीक, परमाणु भार कैपिटल एम, परमाणु भार क्या हो,
कैपिटल एम हो और एकक कोष्ठिका का आयतन, एकक कोष्ठिका का आयतन, एकक कोष्ठिका का आयतन क्या हो, ए क्यूब हो। एकक कोष्ठिका का आयतन क्या हो, ए क्यूब। अब इससे हमको निकालना है क्या, घनत्व कैसे निकालेंगे। कोर की लंबाई क्या मान लिए, ए। ठीक, एकक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या क्या है, जेड। द्रव्यमान स्मॉल एम होगा, परमाणु भार क्या होगा उसका, कैपिटल एम। और उस एकक कोष्ठिका का आयतन क्या है, ए क्यूब। अब इससे कैसे निकालेंगे देखते हैं। एकक कोष्ठिका का घनत्व, एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका का घनत्व, तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। तो हम लिखेंगे एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान, एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बट्टे एकक कोष्ठिका का आयतन, एकक कोष्ठिका का आयतन। ठीक, तो एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान ये हम लिख ले रहे हैं। ठीक, आयतन क्या लिख रहे हैं, ए क्यूब। आयतन क्या होगा, अब एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान, एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान एन है, तो एक यूनिट सेल में कितने परमाणु उपस्थित हैं उसकी संख्या हमने क्या माना था, जेड। तो जेड गुणे क्या लिखेंगे, एम, जेड गुणे एम। या ऐसे केवल अभी लिख लें कि एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान मतलब एक इकाई सेल में, ठीक, एक इकाई सेल में कितने परमाणु हैं, तो उसकी गुणा हम किससे करें, एम से, तो एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान आएगा। तो हम यहाँ लिख सकते थे जेड गुणे एम, जेड गुणे एम। अब करें क्या, जो हमारा एम होता है द्रव्यमान, एम क्या होता है, द्रव्यमान बराबर क्या होता है, वो होता परमाणु भार बटे अवोगाद्रो संख्या, अवोगाद्रो संख्या। ठीक, तो क्या हो जाएगा, परमाणु भार को हम किससे लिखेंगे, कैपिटल एम, अवोगाद्रो संख्या एन ए किसके लिए, किसके बराबर आ रहा है, स्मॉल एम के। द्रव्यमान निकाल रहे हैं ना, द्रव्यमान क्या है, स्मॉल एम। तो स्मॉल एम के स्थान हम इतना लिख सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, जेड गुणे स्मॉल एम के स्थान क्या लिखेंगे, कैपिटल एम बटे एन ए, कैपिटल एम बटे एन ए, पूरे बटे क्या हो जाएगा, ए क्यूब, क्या हो जाएगा, ए क्यूब। तो आगे देखिए, इसको अब हम लिख सकते हैं डी बराबर जेड गुणे एम बटे एन ए गुणे ए क्यूब। ये आपका क्या आ गया, घनत्व। ठीक, अगर यहाँ देख रहा हो डी बराबर घनत्व डी है, जेड गुणे एम, कैपिटल एम क्या आपका परमाणु भार, यानी अवोगाद्रो ए क्यूब क्या है, एकक कोष्ठिका का आयतन। तो जहां पे यानी ए बराबर क्या होता है, जहां एन ए यानी ए बराबर कितना होता है, 6.023 गुणे 10⁻23। ठीक, अब इस डेरिवेशन से हम घनत्व भी निकालेंगे, परमाणु भार भी निकालेंगे, आयतन भी निकालेंगे, परमाणुओं की संख्या निकालेंगे। इसलिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लेंगे एक बार। ने क्या किया गया, एकक कोष्ठिका का घनत्व, तो एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बटा क्या होता है, आयतन। घनत्व बराबर यही होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। तो परमाणुओं की संख्या गुणे द्रव्यमान करेंगे। ठीक, तो हमने परमाणु की संख्या क्या माना था, जेड, तो जेड बटे एम, ए क्यूब क्या है, आयतन। यम बराबर जो होता है, इस पे ध्यान देना आपका। ठीक, परमाणु का द्रव्यमान, द्रव्यमान बराबर क्या होता है, परमाणु भार बटे अवोगाद्रो संख्या।
तो जो हमने द्रव्यमान स्मॉल m माना है उसके बराबर क्या हो गया, परमाणु भार कैपिटल एम अवगाद्रो संख्या Na जिससे लिखते हैं ना। तो स्मॉल m के जगह हमने क्या लिख दिया, कैपिटल एम बटे एन ए पूरे का बटा क्या हो गया ए क्यूब। तो ए क्यूब कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हो गया जेड गुणे एम बटे ए क्यूब। अब हमको जब किसी का घनत्व निकालना होगा, ध्यान देना होगा, क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि एफसीसी है, बीसीसी है, क्या है, ठीक। तो जेड की संख्या बदलेंगे, जेड की क्या बदल जाएगी संख्या, और जिसके लिए कहा रहेगा उसका अणुभार बदलेगा, यानी तो वही रहेगा। आयतन पता ही है आपको ए क्यूब का, किसी के लिए कैसे निकालेंगे। तो इस डेरिवेशन को भी नोट करेंगे, याद कर लेंगे ना, बोर्ड में इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है क्रिस्टल इफेक्ट, ठीक। इसके बाद हम लोग नया टॉपिक पढ़ते हैं, इनपरफेक्शन। इनपरफेक्शन एंड प्रॉपर्टीज, इनपरफेक्शन एंड प्रॉपर्टीज इन आयनिक क्रिस्टल, इन आयनिक क्रिस्टल, ठीक। ठोसों में अपूर्णताएं एवं उसके गुण धर्म, यानी मतलब हमको पढ़ना कुल मिला के क्रिस्टल डिफेक्ट, क्रिस्टल डिफेक्ट, डिफेक्ट मीन्स दोष। किसी जालक में या क्रिस्टल में कैसे दोष उत्पन्न हो सकते हैं। तो दोष क्या होता है, परमाणुओं की व्यवस्था में कोई क्रिस्टल जालक बन रहा हो, उसके जिनसे वो बना हो या जिनको बोलते हैं अवयवी कण, उनकी अवयवी कण में क्या हो जाए, अव्यवस्था हो जाए। जिनसे क्रिस्टल जालक बना हो उसके अवयवी कण में क्या हो जाए, अव्यवस्था उत्पन्न हो जाए, मतलब जिस क्रम में वो लग के बने हो वो क्रम क्या हो जाए उनका, बिगड़ जाए, उसी को हम क्या बोलेंगे, दोष, क्रिस्टल दोष, ठीक। तो क्रिस्टल दोष आप समझ लेंगे ना, क्रिस्टल की पूर्ण क्रमिक व्यवस्था में उत्पन्न अनियमितता, क्रिस्टल के पूर्ण क्रमिक व्यवस्था में उत्पन्न अनियमितता को हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टल दोष, जिसको क्या लिखा जाएगा, जालक दोष, जालक दोष, ठीक। तो जो जालक दोष होता है दो प्रकार के होता है, ठीक। बिंदु दोष, बिंदु दोष, सेकेंड रेखी दोष, बिंदु दोष, रेखी दोष, ठीक। इसको बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट, ठीक। इसको बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट पढ़ना हमको ज्यादा पाया जाता है, लाइन डिफेक्ट बहुत रेयर केसों में पाया जाता है, ठीक। तो ये आपके प्योर सिलेबस में है नहीं, फिर भी पढ़ लेंगे। बिंदु दोष पढ़ना है, पॉइंट डिफेक्ट ना। पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, जब क्रिस्टल जालक के अवयवी कणों में अनियमितता हो। जैसे अगर कोई क्रिस्टल जालक इस प्रकार बना है, तो क्या हो, इनमें अनियमितता आ जाए, अनियमितता आ जाए मतलब कोई, ठीक, एलिमेंट गायब हो जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, एक बिंदु क्रिएट होगा जहां से, जैसे अगर हमने ऐसे लिखा होता है Na प्लस सी एल माइनस, ठीक, Na प्लस सी एल माइनस, और यहाँ पे सी एल माइनस Na प्लस, ठीक, सी एल माइनस। अब इस Na प्लस के जगह स्थान खाली हो जाए, वहां पे Na प्लस हो नहीं, समझ में आया। तो क्या होगा, इनका क्रम बिगड़ गया, Na प्लस सी एल माइनस, Na प्लस सी एल माइनस। हमने माना है क्रिस्टल जालक है, अब एक किससे इनके अवयवी कण क्या है, Na और Cl।
अब एन देखिए यहाँ से क्या हुआ, एन गायब हो गया तो एक पॉइंट क्रिएट हो गया, एक बिंदु उत्पन्न हो गया, खाली रिक्त स्थान। ऐसे अगर अनियमितता उत्पन्न होगी तो हम उसी को क्या बोलेंगे, बिंदु दोष, पॉइंट डिफेक्ट। लेकिन रेखीय दोष में क्या होता है, पूरा कोई एक क्रम ही, जैसे एक क्रम अगर बना है पूरा का पूरा क्रम ही डैमेज हो जाए, पूरा का पूरा क्रम ही बिगड़ जाए, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, रेखीय दोष। जैसे समझ लीजिए अगर एक दीवार बनी हो, ठीक, दीवार में से बीच में से कोई एक ईंट निकाल लें, दीवार के बीच में से कोई एक ईंट क्या करें, निकाल लें, तो वो स्थान खाली हो जाएगा, तो वो एक ईंट निकालने से जो दोष उत्पन्न होगा उसको बिंदु दोष बोलेंगे। लेकिन दीवार की किसी एक भाग को पूरी तरह से डैमेज कर दे, ठीक, दीवार की किसी एक भाग को पूरी तरह से क्या करें, डैमेज करें, तब जो दोष उत्पन्न होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, रेखीय दोष। तो जो क्रिस्टल दोष है कितने प्रकार हो गए, 2 प्रकार के, ठीक, कौन से, बिंदु दोष और रेखीय दोष। हम बोले हमको पढ़ना क्या है, बिंदु दोष। क्या पढ़ना है, बिंदु दोष, बिंदु दोष, ठीक। तो बिंदु दोष जो होता है 2 प्रकार का, बिंदु दोष भी कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के, ठीक। एक होता है स्टैकियोमेट्रिक डिफेक्ट और एक होता है नॉन स्टैकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक। जिसको हम बोलते हैं बिंदु दोष कितने भागों में बांटा जाएगा, 2। एक बोलते हैं रस समीकरण मितीय दोष, रस समीकरण मितीय दोष। दूसरा क्या होता है, रस समीकरण मितीय दोष। समझ में आया ना, क्रिस्टल दोष को 2 भागों में बांटा गया, बिंदु दोष और रेखीय दोष। बिंदु दोष जब कोई बिंदु खाली हो, मतलब जिस अवयविक कण की स्थिति गड़बड़ हो जाए, किसी 1-2 अवयविक कण का, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बिंदु दोष। लेकिन जब पूरे की पूरी एक लाइन ही गड़बड़ हो जाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेखीय दोष। तो हमने बताया रेखीय दोष रेयर केस में पाए जाते हैं, जबकि बिंदु दोष अक्सर पाए जाते हैं। तो हमको पढ़ना क्या है, बिंदु दोष। बिंदु दोष 2 प्रकार के, स्टैकियोमेट्रिक दोष, ठीक, और नॉन स्टैकियोमेट्रिक दोष, रस समीकरण मितीय दोष और अरस समीकरण मितीय दोष। रस समीकरण मितीय दोष क्या होता है कि जिसमें अनुपात बिगड़ने पाए, जिसमें, ठीक, अवयवी कणों का अनुपात बना रहे, दोष उत्पन्न हो लेकिन अवयवी कणों का अनुपात क्या रहे, बना रहे, फिक्स रहे, अनुपात में कोई गड़बड़ी ना हो। जैसे अगर हम अभी लिए थे कि कोई जालक Na+ और Cl- से बना हो, Na+ Cl- से, वो क्या कि अगर जितने Na+ है उतने Cl- हो, तो ऐसा हो कि अनुपात बिगड़े ना, तो जितने Na गायब हो जाए उतने ही क्या निकल जाए, Cl भी निकल जाए, ठीक। मतलब जितने धनायन निकले उतने ही ऋणायन निकले, तो क्या होगा, इनका अनुपात बना रहेगा, जो पहले से अनुपात फिक्स है वही अनुपात क्या होगा, बना रहेगा। अगर अनुपात बिगड़ने नहीं पाएगा तो हम क्या बोलेंगे, उसको रस समीकरण मितीय दोष। लेकिन अगर अनुपात बिगड़ जाता, जैसे केवल एक ही गायब हो, Na+ गायब हो जाए, Cl नहीं, केवल धनायन ही गायब हो जाए, तब क्या होगा, अनुपात बिगड़ जाएगा, धनायन का अनुपात, धनायन के कणों की संख्या कम हो जाएगी, धनायन के कणों की संख्या कम होने से उसका अनुपात क्या होगा, बिगड़ जाएगा। तो अनुपात अगर बिगड़ जाएगा तो उसको हम बोलेंगे अरस समीकरण मितीय दोष, नॉन स्टैकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक। अब इसके आगे कल इसको हम फिर से एक्सप्लेन किया जाएगा, फिर आगे कल डिटेल में बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे।